हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। यानी कि जो इतिहास है उसका पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। जो हेरोडोटस हैं इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो ये अपनी सुनियोजित शहर हेतु फेमस थी। यानी कि जो इसके शहर बने हुए थे वो एक प्रकार से नियोजित रूप में बनाए गए थे, सुनियोजित रूप से बनाए गए थे और इसी के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय किस चीज़ को माना जाता था, तो वो माना जाता था कृषि को। यानी कि उस सभ्यता के लोग एक सुनियोजित व्यवस्था में रहते थे और सबसे ज़्यादा कृषि करते थे। यानी एक प्रकार से उनके व्यवसाय जो प्रमुख रूप से माना जाता था वो खेती को माना जाता था, कृषि को माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने जो सबसे पहले व्यवसाय किया था वो कृषि की थी और उसी व्यवसाय में उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन किया था, कौन सी चीज़ का उत्पादन वो करते थे, तो जौ और गेहूं का उत्पादन उन्होंने सबसे पहले किया था। किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पुरा स्थल क्या है। अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ देख के करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले पूर्वी दिया है और उसके बाद पश्चिमी, तो जो चीज़ सबसे फर्स्ट में दी है उसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा और जो सेकंड में दी है उसका आंसर सेकंड में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें देखते हैं, जो पूर्वी सबसे पूर्वी पुरा स्थल है वो है आलमगीरपुर, जो कि आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और जो पश्चिमी पुरा स्थल है वो है सुकाडुर, जो कि आपका बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका उत्तरी और दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा है, तो उत्तरी अगर देखा जाए तो वो मादा को माना जाता है, जो कि आपके अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अखनूर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट है दायमाबाद, ये आपका सबसे दक्षिणी पुरा स्थल माना जाता है, जो कि आपके अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। तो दक्षिणी आपका कौन सा है, दायमाबाद है। पूर्वी कौन सा है, आलमगीरपुर है। पश्चिमी कौन सा है, सुतवाडोर है। और आपका जो उत्तरी है वो कौन सा है, वो है मादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1826 ईस्वी में दी गई थी। किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने। किस चीज़ की जानकारी दी थी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई थी इसके प्रभारी किसे माना जाता है, तो सर जॉन मार्शल को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो जो हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। तो जो हड़प्पा की सभ्यता थी इसे कैसी सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। अगर देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जिस लिपि का यूज होता था वो कौन सी लिपि थी, तो किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए जिन चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है उसे लिपि कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रों की सहायता से हम चीज़ों के बारे में पता लगाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा कहलाते थे। जो मिस्र के राजा थे वो क्या कहलाते थे, तो फराओ कहलाते थे जो मिस्र के राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। तो जो खरोष्ठी लिपि है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, जो लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है यानी दाहिनी तरफ से बाईं ओर लिखी जाती है वो कौन सी लिपि होती है, तो खरोष्ठी लिपि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन था, तो वो था कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को एक पालतू पशु के रूप में
पाला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता मानी जाती है, तो इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। उसके बाद है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, जो हड़प्पा के लोग थे उन्हें किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। अनभिज्ञ का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, तो लोहे से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, यानी इस चीज़ के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा होता था। हड़प्पा कालीन में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन बर्तनों पे किस प्रकार का रंग किया जाता था, तो वो रंग था लाल। हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के बनाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृद भाण चावल के दाने किस जगह से मिले हैं, तो वो है लोथल से। मृद भाण और चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका सर्वमान्य जो काल था वो कौन सा माना जाता है, तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी 2500 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वही सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो नृत्य करती हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो जो सैंदव सभ्यता थी इसकी जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार माना जाता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछी जाती है सैंदव सभ्यता किसे बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है इसी को सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, इसके प्रमुख स्मारक कौन से हैं, तो सबसे बड़ा जो स्नानागार है ये इसका सबसे प्रमुख स्मारक माना जाता है, यानी बृहद स्नानागार, ये बड़ा बना हुआ स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक जिसका है का हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, यानी जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसे आधुनिक समय यानी कि इस समय जिसे इराक कहा जाता है, इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी और कब हुई थी, तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी और 1921 ईस्वी में की गई थी। यानी दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई का जो कार्य शुरू हुआ था, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, दयाराम साहनी कर रहे थे। और कब की थी, 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से जो पूजा करते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की जो संख्या है वो मुख्य रूप से 18 मानी गई है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है, तो लोमहर्ष यानी कि उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। वेद व वेदांगों की संख्या कितनी है, तो जो वेद है वो कितने हैं, वेदों की संख्या 4 है और जो वेदांग है इनकी संख्या कितनी है, 6 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रमुख मुसलमान कौन था, ऐसा कौन सा मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, तो वो मुसलमान था अलवरूनी। अलवरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था, ये ऐसा प्रथम मुसलमान माना जाता है। उपनिषद विषय वस्तु क्या है, तो जो उपनिषद है ये किस चीज़ का विषय वस्तु है, तो दर्शन का विषय वस्तु माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण संबंधित हैं, जो ब्राह्मण हैं वो किस चीज़ से संबंधित माने जाते हैं, तो कर्म कांड से संबंधित माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे जो प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद के अंदर कितनी सूक्तियों का वर्णन है, तो 1028 सूक्त ऋग्वेद के अंदर वर्णित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है, जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसके ब्राह्मण को शतपथ बोला जाता है, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उन्हें शतपथ बोला जाता था।
तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन से हैं? तो तंत्र मंत्र के बारे में जिस वेद में बताया गया है, जादू, टोने, टोटका, इन सभी चीज़ों के बारे में जिस वेद में बताया गया है, तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? तो ऐसा वेद जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो वो वेद है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद से लिया गया है। जो आपका गायत्री मंत्र है, ये किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो जो गायत्री मंत्र है, इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी को माना जाता है। गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो समर्पित किया जाता है, जिस भगवान की पूजा के लिए गाया जाता है, वो कौन है? सूर्य देवता। यानी जो गायत्री मंत्र है वो किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है, तो जो गोत्र शब्द है इसका वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, जो भागवत धर्म है इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ था वो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? आर्यों के बारे में जिस वेद में वर्णन है, तो वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आर्यों के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऋग्वेद में जिस नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, तो वो नदी है सिंधु नदी। यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? यानी सबसे बार जिस नदी का वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी, और सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार मानी गई है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? या सोम के बारे में जिस मंडल में जानकारी मिलती है वो है आपका 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये जो सूक्ति है ये किस उपनिषद से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु को माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो वो है मनु स्मृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है जिसका नाम है मिताक्षरा, इसके लेखक किसको माना जाता है? तो विज्ञानेश्वर को माना जाता है। भारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता माना जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा फारसी अनुवाद का शीर्षक है। यानी जो महाभारत है इसके फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है, यानी इसका जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो किस नाम से किया गया है? तो फारसी में से रज्मनामा नाम से इसका अनुवाद कर दिया गया है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। आर्य पहले बसे थे, तो सबसे पहले जो आर्य लोग हैं वो पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद काल में जो आर्य थे उनकी जो प्रमुख भाषा मानी जाती थी वो संस्कृत मानी जाती थी। आर्य लोग भारत आए थे, तो जो आर्य लोग हैं वो भारत किस जगह से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद का जो प्रतिपादक है वो नागार्जुन के द्वारा किया गया है। बुद्ध जन्मे थे, तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु का घटना है, तो जो बुद्ध की मृत्यु हुई है उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जो प्रथम गुरु माना जाता है वो किसे माना जाता है? अलार कलाम को माना जाता है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी जो गृह त्याग की घटना है बुद्ध के द्वारा उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो जो बुद्ध भगवान थे
उन्होंने जो उपदेश दिया था उसकी लैंग्वेज क्या थी, यानी उसकी भाषा क्या थी। तो भगवान जो बुद्ध के उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो जो बुद्ध हैं उन्होंने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। यानी कि सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, लैंग्वेज क्या थी, पाली थी, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसमें 3 रत्न शामिल किए गए हैं। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और थर्ड है संघ। यानी कि ये 3 रत्नों से मिलकर बौद्ध धर्म बना है, बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो उनका नाम था गौतमी। गौतमी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम, एक फीमेल ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, यानी कि जो बुद्ध के पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा थी उन्हें जातक कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो 483 यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के काल में राजगृह चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। यानी अजात शत्रु के काल में जो राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह वैशाली यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है। यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें किस ग्रंथ के बारे में चित्रण है, तो जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जिसे जातक में लिखा गया है, तो उसी में सबसे ज्यादा अजंता की गुफाओं में इसी का चित्रण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो जिसे पिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल किसे माना जाता है, तो चैत्य मंडप को माना जाता है। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है वो चैत्य मंडप को माना जाता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो जो आजीवक पंथ था इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मक्खली गौसाल को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व यानी कि 16वीं सदी में हुआ था। जो सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व यानी कि 16वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब से हुआ, तो 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म जो आंदोलन है इसका जो विकास है यानी इसका विस्तार है ये कब से होना स्टार्ट हो गया, 9वीं सदी से होना स्टार्ट हो गया। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था, मक्का के अंदर हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म का अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन है, ऋषभदेव है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस चीज में मिलता है, तो कल्प सूत्र में मिलता है। यानी जो जैन तीर्थंकर हैं इनके जो जीवन के बारे में जितनी भी चीजें हुई हैं उन सभी चीजों के बारे में जो उल्लेख मिलता है, जो उनका वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, कल्प सूत्र के अंदर मिलता है। महावीर स्वामी जन्मे थे, यानी जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, 540 ईसा पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो जो महावीर स्वामी हैं वो किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। इनके प्रथम अनुयायी यानी कि जो महावीर स्वामी थे इनकी अनुयायी, इनका यानी इनके कदमों पे चलने वाले, इनकी चीज़ों का अनुसरण करने वाले यानी इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो इनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली। यानी इनके दामाद थे जमाली, वही इनके प्रथम अनुयायी बने थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ पर दिया, तो मगध नरेश के सामने दिया था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं, एक जैन धर्म का संप्रदाय है जिसे श्वेतांबर बोला जाता है और दूसरा संप्रदाय है जिसे दिगंबर बोला जाता है। यानी जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदायों में बांटा है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैन धर्म के चरम लक्ष्य है, तो जैन धर्म का जो प्रमुख लक्ष्य माना जाता है वो मोक्ष प्राप्ति को माना जाता है, यानी मोक्ष को माना जाता है।
बिंबिसार के शासन में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो जब जैन धर्म में त्रिरत्नों के बारे में जब बात हुई थी, उस समय शासन किसका था? बिंबिसार का था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से माने जाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसे 2-3 बार रिवाइज कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये किसके त्रिरत्न माने जाते हैं? जैन धर्म के। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3 ही उसमें है। कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। आगम ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व यानी बेथेलहम में हुआ था। उसके बाद है, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉन्टियस के द्वारा चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को अगर सूली पे कब, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरवज्र जिसे बोला जाता है, जिसे आज के टाइम में राजगृह यानी राजगृह को माना जाता था। 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। क्या क्या चीज उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय भी 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। या ऐसे आ सकता है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र बसा है, तो जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ पर बसा हुआ है, यानी उसका वह कहाँ पर स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा की गई थी। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो बिंदुसार प्रसिद्ध था। जनपद अवंती की राजधानी थी, यानी जो जनपद है अवंती, इसकी राजधानी किसे माना जाता था? तो इसकी राजधानी उज्जैन में स्थापित की गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक था, जो नंद वंश था उसका जो सबसे लास्ट यानी अंतिम शासक था वो कौन था? तो घनानंद था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? यानी जो भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, अगर इनमें देखा जाए कि जो सर्वप्रथम आक्रमण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ईरानियों के द्वारा किया गया, यानी ईरान ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? यानी जब 326 ईसा पूर्व भारत पर जब आक्रमण हुआ था तो पहला ऐसा कौन सा विदेशी शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाई डेस्पीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई डेस्पीज कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अगर मौर्य वंश में क्या क्या चीजें हुई, वहां पर कौन कौन से राजा हुए, किस प्रकार से उसका शासनकाल चला, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? विष्णु पुराण के अंदर से होती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ये जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त के जो गुरु माने जाए या फिर उनके महामंत्री के रूप में माना जाए तो वो माना जाता है चाणक्य को। चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा यानी उसे जो भी चीजें सिखाई गई थी वो सारी चीजें चाणक्य के द्वारा सिखाई गई थी। चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि कौटिल्य है और बाकी अदर तीसरा नाम कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का जो मैकियावेली कहा जाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये किस चीज के ऊपर लिखी गई है? आपका क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो एक है विष्णुगुप्त और दूसरा है कौटिल्य, यानी इनके जो अदर नाम है। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा वह किस चीज के ऊपर लिखी गई, यानी उसके अंदर किस चीज के बारे में वर्णन
किया गया है? तो प्रशासन के ऊपर लिखी गई है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो प्रशासन के ऊपर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो किसके से ली थी? तो भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त को दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रसिद्ध यूनानी शासक आया था उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका वो चाणक्य से रिलेट करता हुआ हो या फिर आपका मेगास्थनीज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हो। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। ये कहाँ का शासक था? यूनानी एक था। और किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन यानी कि जो मृत्यु का उसका दिन था वो कहाँ पर बिताया था? तो श्रवण बेलगोला में बिताया था, जो कि आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? श्रवण बेलगोला में हुई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में यानी कि अपने जीवन के जो उसके अंतिम दिन चल रहे थे उसमें उसने जैन धर्म को अपनाया था? वो व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया गया था। तो शिलालेखों पर जो चीजें लिखी जाती थी, शिलालेख पर जैसे कोई भी चीज अब पेन, पेपर, इन सभी चीजों का यूज होता है, उसी प्रकार से पहले शिलालेखों पर जो चीजें हैं वो लिखी जाती थी। तो ये सारा प्रचलन है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो अशोक के द्वारा ये सारी चीजें स्टार्ट कराई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। जो अशोक है उन्होंने धम्म को स्वीकार किया था। कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद में स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के बाद कब? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। उसके बाद है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ माना जाता है वो 7वां स्तंभ माना जाता है। अशोक का नाम अशोक है, तो ये किस चीज से पता चलता है? तो मौस्की यानी कि आंध्र प्रदेश में और गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेख में उसका ये नाम अंकित है। मौस्की जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरा जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, वहां के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक अंकित है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाभू बैराट के स्तंभ लेख में उसने बताया था, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में है, कि हम मगध के सम्राट थे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जो कि उसका 13वां शिलालेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। श्रीनगर की स्थापना की थी, तो अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम की थी, तो टी फेंसलर के द्वारा की गई थी। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में जो खोज, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो टी फेंसलर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1750 ईस्वी में की गई थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, यानी कि जो अशोक के अभिलेख थे उन पर क्या चीज अंकित है, उन पर क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या चीजों के चित्रण किए गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1837 ईस्वी पूर्व पढ़ा था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, यानी जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है जो कि हरिशेन के द्वारा लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। कई बार इसका नाम यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखा आएगा, जो कि यहाँ पर इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से लिखा हुआ है। इसके नाम में आपको प्रयाग प्रशस्ति भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक बृहदत्त को माना जाता है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? जो उसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो वो डाली गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहूत स्तूप का निर्माण करता कौन था? जो भरहूत स्तूप था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक था। जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वो आपका देवभूति को माना जाता है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति माना जाता है।
भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? जो यवन लोगों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, भारतीय सीमा के अंदर आए थे, उनमें जो यवन शासक था, उनमें जो फर्स्ट यवन शासक था वो कौन था? उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम एक ऐसा यवन शासक था जिसने भारतीय जो सीमा है उसमें सबसे पहली बार प्रवेश किया था। डेमेट्रियस को पराजित किसके द्वारा किया गया? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा डेमेट्रियस को पराजित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। वो कितनी बार कराया था? तो वो आपका 2 बार कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था वो कितनी बार कराया था? तो 2 बार कराया था। सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जो सातवाहन वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सिमुक के द्वारा। सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दसराज युद्ध, यानी कि 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे दसराज युद्ध कहा जाता है। ये जो युद्ध था ये कहाँ पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो दसराज युद्ध है जो 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला था वो कौन था? तो हिंद और यूनानियों ने किए थे। जो हिंद और यूनानी थे इनके द्वारा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे तो ये चलवाए थे कुषाणों ने, यानी कि जो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे वो हिंद और यूनानियों ने किए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किस काल में जारी हुई थी? तो गुप्त काल में जारी हुई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई थी। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सातवाहनों ने चलवाया था। सोने के सिक्के कुषाणों ने और सीसा का सिक्का सातवाहन वालों ने। चांदी के सिक्के का सर्वप्रथम चलवाया था। जो चांदी का सिक्का है इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा चलवाया गया था? तो ये चलवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया, तो ये किसके द्वारा डाला गया? शेरशाह सूरी का जब शासनकाल चल रहा था तब रुपए वाला जो सिक्का, जो हमारा रुपया कहा जाता है, वो सिक्का चलवाया गया। तो उस समय शासन किसका था? शेरशाह सूरी का शासन था। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुई। शीशे का सिक्का सातवाहन वालों ने चलवाया। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, उन्होंने चलाया। और रुपए का सिक्का सबसे पहली बार जब भारत में डाला गया तो किसके शासनकाल में डाला गया? तो शेरशाह सूरी का जब शासनकाल चल रहा था तब चलाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आना का सिक्का चलाया गया। तो जो आना का सिक्का है ये शाहजहां ने चलवाया था। कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी। तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया गया था ये कब कराया गया था? जब कुषाण काल चल रहा था तब कराया गया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में कराया गया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो वो था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। जो कनिष्क की पहली राजधानी थी वो क्या थी? पुरुषपुर थी। और कुषाण वंश का सबसे ज्यादा फेमस शासक भी कौन माना जाता है? कनिष्क माना जाता है। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो वो बनाया मथुरा को। तो कनिष्क की जो फर्स्ट राजधानी थी वो पुरुषपुर थी और सेकंड क्या थी? मथुरा थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो जब चोल वंश का शासन चल रहा था तब मंदिर निर्माण में जो विमान शैली है इसका प्रचलन स्टार्ट कराया गया। तो मंदिर निर्माण में अगर क्वेश्चन आता है विमान शैली का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था? तो जब चोल वंश का शासन था, यानी कि चोल वंश के शासनकाल से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। तो जो दशमलव प्रणाली है इसका जन्म कब से हुआ था? तो गुप्त काल से हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा वो किस चीज पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, यानी शक संवत के हिसाब से चलता है। तो जो चरक थे वो कौन थे? तो वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। जो चरक थे वो आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया गया। तो जो सिल्क मार्ग है इसका आरंभ किसने कराया? तो कनिष्क के द्वारा कराया गया। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव को माना जाता है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्त वंश में कैसा शासनकाल था, वहां का राजा कैसा था, वहां की प्रजा कैसी थी, किस प्रकार से वहां पर शासन होता था, अगर इन सब चीजों की जानकारी देखी जाए तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वायु पुराण के द्वारा प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? तो बीसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। बीसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है, तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए कौन स्थित है, तो समुद्रगुप्त। उसके बाद है, भारत का बिस्मार्क है, तो वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क है, ये भारत का बिस्मार्क माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो अशोघोष को कहा जाता है भारत का मिल्टन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन को माना जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हरिसेन किसके दरबारी कवि माने जाते हैं, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि माने जाते हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो आपका फायान था, जो कि आपके बौद्ध काल में आया था, तो ये किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था, जो कि आपका 5वीं सदी के टाइम पे चल रहा था, पाँचवीं शताब्दी के टाइम पे चल रहा था, तो उसी के शासनकाल में आया था। फायान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था, तो उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत आपका स्टार्ट हुआ था। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का नाम था, तो क्रमशः रूपक और दिनार था। तो गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं के जो नाम था वो क्या था, तो गुप्त काल में जो रजत नामक जो मुद्रा चलती थी वो आपका रूपक कहा जाता था, और जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। कब कहा जाता था, गुप्त काल में कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुमारगुप्त को माना जाता है। यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई, तो कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी कि नष्ट किसके द्वारा किया गया, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने की। कब की, 770 से 810 ईस्वी पूर्व की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जो आपका महरौली में स्थित राजा चंद्र का लौह स्तंभ है, यानी लोहे का बना हुआ जो स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगई कोंड कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है गंगई कोंड। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, तो जो गुप्त काल था उसकी राजकीय भाषा किसे कहा जाता है, तो संस्कृत थी गुप्त काल की राजकीय भाषा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त को माना जाता है। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति को माना जाता है। वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, पुष्यभूति को माना जाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो नरवर्धन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, नरवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटाकर कन्नौज में स्थापित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री जो वेन सांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का पंडित यानी शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वेनसांग को कहा जाता है। और वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में जब पराजित किया था तो कहाँ पर किया था, तो नर्मदा नदी के तट पर किया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पर पराजित किया था, तो उसको कहाँ पर पराजित किया था, नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पर करता था, प्रयाग के अंदर करता था। तो हर्षवर्धन का अगर पूछा जाता है, हर 5 वर्ष बाद जो धार्मिक सम्मेलन करता था कहाँ करता था, तो प्रयाग के अंदर करता था। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिंह विष्णु को माना जाता है पल्लव वंश का संस्थापक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी थी, तो कांचीपुरम में थी, जो कि आपका तमिलनाडु में है। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम के अंदर थी। नटराज की मूर्तियां हैं, तो नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं, तो चोल काल में बनवाई गई थी जितनी भी नटराज की मूर्तियां हैं।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट वंश की अगर राजधानी देखी जाए तो किसे माना जाता है? मान्यखेट को माना जाता है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो बातापी में थी। चालुक्यों की राजधानी बातापी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना किया था, तो कल्याणी की जो चालुक्य वंश थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तैलप द्वितीय के द्वारा की गई थी। चोल वंश का अंतिम राजा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र था। राजेंद्र को चोल वंश का अंतिम राजा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार लाया था, तो किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। सैनिक शासन व्यवहार भारत में सबसे पहली बार किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो नौ सैनिक शक्ति के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था। ये नौ सैनिक शक्ति के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, तो स्थानीय स्वशासन किस काल में सबसे ज्यादा मुख्य विशेषता मानी जाती है, यानी किस काल की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन? तो चोल वंश की मुख्य विशेषता मानी जाती है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। होयसल वंश की राजधानी थी तो द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। हूणों का आक्रमण हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, यानी भारत पर जब हूणों का आक्रमण हुआ था तब किसका शासनकाल चल रहा था? तो स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था। हूणों का प्रथम शासक था तो तोरमाड़ को माना जाता है। हूणों का प्रथम शासक तोरमाड़ को माना जाता है। सैयद वंश का संस्थापक था तो खिज्र खां था, सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो सैयद वंश था इसका अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। उसके बाद है मिहिरगुला पराजित हुआ था। जो मिहिरगुला था वो पराजित कैसे हुआ था? तो यशोव बर्मन के द्वारा मिहिरगुला को पराजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल को संगम युग का महान शासक माना जाता है। संगम का तात्पर्य क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी अर्थ होता है, वो संगम का अर्थ माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरै के अंदर हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम और तृतीय संगम ये कहाँ पर हुआ था? तो मदुरै के अंदर हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो कपाटपुरम अलवे में हुआ था। द्वितीय संगम आपका कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम अलवे में हुआ था। और प्रथम और तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? मदुरै के अंदर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे, तो प्रथम संगम जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। जजिया कर का प्रचलन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। जो जजिया कर था ये एक प्रकार से टैक्स लगाया जाता था, तो जजिया कर का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। जो गुप्तचर विभाग था इसको संगठित करने का कार्य किसने किया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। दो अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दो अस्पा और सी अस्पा इन दोनों मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा की गई थी। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल इस नाम के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इल्तुतमिश ने इन सिक्कों का निर्माण करवाया था, इन्हीं के द्वारा ये चलवाए गए थे। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो वो इल्तुतमिश था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्कों को जारी करवाया था। ये कहाँ का सुल्तान था? तुर्क सुल्तान माना जाता है। क्या नाम था इसका? इल्तुतमिश इसका नाम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। हम्बुराबी शासक था, तो बेबीलोन का शासक हम्बुराबी को माना जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और हम्बुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का था। अलीनगर की संधि हुई थी, तो अलीनगर की जो संधि है वो कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। घोड़े दागने और हुलिया बदलने का जो शासन चलाया था, घोड़े दागने और हुलिया बदलने का जो कार्य था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें घोड़े दागना प्रमुख कार्य रहता था और हुलिया बदलकर कोई भी जैसे आक्रमण वगैरह करना होता था, इसमें बेस बदलकर जो कार्य किए जाते थे, तो ये कार्य किसके द्वारा करवाए गए? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराए गए। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी, तो विजयनगर की जो फर्स्ट राजधानी मानी जाती है वो हम्पी को माना जाता है। विजयनगर की जो फर्स्ट राजधानी वो क्या है?
हम्पी मानी जाती है। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? तो पेनुकोंडा मानी जाती है। विजयनगर की जो फर्स्ट राजधानी है वो हम्पी है और विजयनगर की जो सेकंड राजधानी है वो किसे माना जाता है? पेनुकोंडा को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा ही हुई थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य है ये कब बसाया गया, तब किसका शासनकाल चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राजा आंध्रभोज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे व्यासराज आंध्रभोज, ये किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। बहमनी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन हसन गंगू को माना जाता है। बहमनी साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा। विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। बहमनी जो साम्राज्य था इसकी राजधानी क्या मानी जाती है? तो गुलबर्गा को माना जाता है। बहमनी वंश का अंतिम शासक था? तो कलीमुल्ला को बहमनी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। जो कलीमुल्ला था वह बहमनी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी? तो जो अकबर थे उन्होंने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1567 ईस्वी में प्राप्त की थी। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो दारा सिकोह को सिर ए अकबर का लेखक माना जाता है। सिर ए अकबर एक ग्रंथ था जिसे दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया था। तुलसीदास समकालीन थे? तो जो तुलसीदास जी हैं वो किसके समकालीन माने जाते हैं? तो अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। कौन सी प्रथा का प्रवर्तन? मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, ये धर्म अकबर ने शुरू किए थे। कब स्टार्ट किए थे? तो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। तो दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किए गए थे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास। जो अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल, उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास नाम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी तथा बीरबल था? तो अकबर के दरबार में था। फैजी और बीरबल किसके दरबार में माने जाते हैं? तो अकबर के दरबार में ये रहते थे। तुगलक वंश का अंत हुआ था? कब हुआ था तुगलक वंश का अंत? 1412 ईस्वी में हुआ था। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था? तो जो भक्ति आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो रामानुजाचार्य के द्वारा इसे तैयार किया गया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था? तो विलियम हॉकिंस था। ये मुगल दरबार में कब उपस्थित हुआ था? तो 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य में उपस्थित हुआ था। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस माना जाता है। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार यानी जिन्होंने पक्षियों का चित्रण किया था वो कौन थे? तो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को माना जाता है। ये किसके समय में थे? जहांगीर के समय में थे। ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसकी चित्रकारी करते थे? पक्षियों की चित्रकारी करते थे। इनका नाम क्या था? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अरजुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अरजुमंद बानो बेगम। दिल्ली का प्रमुख लाल किला तथा जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। जो दिल्ली के अंदर लाल किला है और जामा मस्जिद है, ये दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म हुआ था? तो शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। तो शाहजहां के जन्म के बारे में अगर पूछा जाता है तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर के अंदर हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम माना जाता है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई माना जाता है। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम।
शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ पर रखा था? तो आगरा के किले में रखा था। तो शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और कैद करने के बाद उन्हें कहाँ पर रखा था? तो आगरा के अंदर जो किला बना हुआ है, जो आगरा के अंदर रेड फोर्ट बना है, उसके अंदर उन्हें कैद करके रखा था। आगरे का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली के अंदर लाल किला है और मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। जो तानसेन का मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु हैं वो किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गौस को माना जाता है तानसेन के प्रारंभिक गुरु। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लामी होता है। औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था, उस जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लामी होता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मीर बकी के द्वारा कराया गया था, जो कि बाबर का सेना नायक था। तो मीर बकी ने जो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था मीर बकी के द्वारा। बाबर का ये सेना नायक था। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल बनवाया है, किसने बनवाया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया गया है। तो बाबरनामा जो एक पुस्तक है, इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नासरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासरुद्दीन हुमायूं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिषी में विश्वास रखता था। तो ज्योतिषी विद्या के बारे में जो विश्वास रखने वाला व्यक्ति था वो कौन था? तो हुमायूं था, जो कि ज्योतिष विद्या में भी विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। तो ये किसने बनाए थे? हुमायूं ने बनाए थे कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसमें 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहने जाएंगे। ये नियम किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध शेर खां यानी शेर शाह ने पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में। तो जो हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? तो अकबर की जो सौतेली माता थी, जिनका नाम था हाजी बेगम, उनकी देखरेख में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। हुमायूं का मकबरा जिसका दिल्ली में निर्माण कराया गया है, ये किसके द्वारा कराया गया? तो मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा कराया गया था, जो कि प्रधान कारीगर माने जाते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? शहादरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और इनका मकबरा कहाँ पर है? शहादरा में है। हुमायूं का मकबरा जिसका दिल्ली में निर्माण कराया गया है, कहाँ पर किसके द्वारा कराया गया है? तो मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा कराया गया है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? तो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के वो क्वेश्चन है जो कि आपके टॉप 70 हैं, जिससे आप अपने री एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप वन लाइनर के थ्रू बहुत अच्छे से अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपके जीके जीएस में मिक्स आते हैं, उन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपको पसंद आ रही होगी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही डेली बेनिफिशियल वीडियोस लाई जा सके, ताकि आप वन लाइनर के थ्रू अपना क्विक रिवीजन कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए हमारी जीके जीएस के री एग्जाम पुलिस के जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसकी जीके जीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।